दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बगल वाली खिड़की में राजू भाई विराजमान है। एक लंबे अरसे के बाद हमारे हाथ लगे हैं आज वो, तो आपके भी हाथ लगे हैं। तो लगे हाथों आज जो भी उनसे बातचीत करनी होगी हम लोग कर लेंगे। और पहले तो आप बहुत दिनों के बाद आए तो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि स्वागत है, वरना तो मैं कहता नहीं। लेकिन बहुत दिनों के बाद आए तो बहुत बहुत स्वागत जी, है जी, आपका। स्वागत। थैंक यू सर। हमारे जो दर्शक है ना राजू भाई, वो कई बार हमसे जो बीच में बड़ी कमेंट आई कि मैं और आप मिलके कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर एक बात रखें। तो हमने कहा कि राजू भाई वैसे भी बहुत कम कार्यक्रम कर पा रहे, लेकिन जहां भी कर रहे हैं तो मैं उनको सुन रहा हूँ। तो उस विषय में ज्यादा मैं उनसे कहीं मुख्तलिफ ख्याल तो रखता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा हम उस पर भी बात कर लें। लेकिन कुल मिला के हम लोग जो आज बात करेंगे दोस्तों, मैं और राजू भाई, वो ये इस वक्त के जो हालात हैं पूरे, चाहे देश के हैं और हमारे भी देश को लेकर जो विदेश में, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रंप और ईरान का झगड़ा खत्म होगा नहीं होगा, ट्रंप का पलड़ा भारी रहेगा या ईरान का रहेगा, क्योंकि हमारा पलड़ा कब का जो है वो डूब चुका है। तो हम तो स्वार्थी लोग हैं, हम तो हमारी बात करेंगे, देश की बात करेंगे। और देश कहाँ खड़ा है विदेश में। प्रधानमंत्री के विदेश जाने से क्या देश का मान सम्मान बढ़ जाता है क्या? क्योंकि अब तो पेरिस, राजू में बता दें कि एन इवनिंग इन पेरिस नाम रखना चाहिए इस एपिसोड का। तो नाम तो खैर कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि देश में कुछ भी हो रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी से लेके राहुल गांधी की अपील से लेके प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लेके मीनाक्षी नटराजन के क्या कहते हैं कि कैंडिडेचर का जो जिस तरह से उसको उड़ा दिया गया, वहां से लेके हर चीज जो हमारे साथ हो रही है उस पर बात करेंगे। तो राजू भाई, आपके पाले में अब जो है वो गेंद है। आप इसको बैकफुट, फ्रंट फुट, स्क्वायर कट, पुल, हुक जो करना चाहे वो महाराज आपकी मर्जी। थैंक यू मयूर भाई। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले रहे हैं, यानी स्क्रीन ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं। ऑन वैसे स्क्रीन। बात तो होती है, लेकिन सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन वाला मामला ले लें तो परिस्थितियां कितनी गंभीर है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये एब्सोल्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल और इलिजिटिमेट तरीके से सरकार बनी है, चलाई जा रही है और देश में स्थितियां, क्योंकि जो, अगर आपको ऐसा समझ लीजिए, मैं मोटा मोटी एक कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ कि आपको एक फॉर्म भरने दिया गया है और उसमें एक कॉलम ही नहीं है, जिस कॉलम में आपने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि वो कॉलम ही नहीं है। जैसे कि आपके परदादा का नाम का कॉलम ही नहीं है, और फिर भी आपको परदादा तो है और उनका नाम भी है, लेकिन वो फॉर्म में कोई कॉलम नहीं है, तो आपने भरा नहीं। और रिजेक्ट करने वाले ने ये कह के रिजेक्ट किया कि आपने परदादा का नाम नहीं लिखा। लोगों को सुनने में अच्छा लगा कि यार इतना अभी जानता नहीं है कि फॉर्म में परदादा का नाम लिखना चाहिए। तो ये उदाहरण है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, वो प्राइवेट कंप्लेंट होने के बाद उसका पुलिस थाने में कोई एफआईआर नहीं, चार्जशीट नहीं, कोर्ट में कोई गया नहीं मैटर। तो ऐसे मैटर का जिक्र करने की कोई भी फॉर्म में गुंजाइश ही नहीं थी। तो फॉर्म में जो गुंजाइश नहीं, वो मीनाक्षी नटराजन कहाँ पीछे लिखे फॉर्म के। और वो जो इलेक्शन के जो वो ऑफिसर थे, उन्होंने, वो आरएसएस के थे मैंने सुना, उन्होंने निरस्त कर दिया उनका, खारिज कर दिया उनकी उम्मीदवारी को, और सीधा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, फिर लोकल कोर्ट में आया, वहां भी खारिज हो गया, झारखंड वाले। अब बात यह है कि तीन जो प्रतिद्वंद्वी थे उनके, यानी तीन में से एक कोई प्रतिद्वंद्वी होता, लोग प्रतिद्वंद्वी थे, वो निर्विरोध चुने गए राज्यसभा के लिए। तो अब राज्यसभा की चुनाव हम लोग कॉलेज के टाइम में कभी कभी बाहुबली लोग को उनके बेटे खड़े रहते थे, तो यूआर या जीएस के चुनाव ऐसे होते थे। तो अमित भाई, ज्ञानेश कुमार, अन्य लोगों ने मिलके मोदी जी के लिए, उनकी प्रेरणा से और इजराइल के आशीर्वाद से भारत का एक संवैधानिक जो ढांचा है उसको गिरा दिया है। लोग अभी भी संविधान को खतरा है ऐसा बोल रहे हैं। ये खतरा जिसको है वो संविधान है ही नहीं, तो खतरा कैसे है? ऐसे फॉलो ही नहीं किया जा रहा है रूल ऑफ लॉ।
तो संविधान को कोई खतरा नहीं है, संवैधानिक ढांचा गिर चुका है। ये तो ऐसा है ना कि अभी कोई कहे कि बाबरी मस्जिद को खतरा है, जैसे बाबरी मस्जिद गिर चुकी है, गिरा दी गई है, वैसे ही संविधान गिर चुका है, गिरा दिया गया है, तो उसको खतरा नहीं है अब, क्योंकि उसको गिरा दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा का उम्मीदवारी जो है, जिस तरह से खारिज की गई, वो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि देश में लोकतंत्र, फिर कानून व्यवस्था और संविधान, संवैधानिक दायरे और ऐसी चीजें रही नहीं है, और उन्हें बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। जो है ही नहीं उसको बचाया कैसे जाएगा? उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए आंदोलन किया जा सकता। मैं एक साथ में जोड़ना भी चाहता हूँ राजू भाई। हालांकि मैं बंधा हूँ, सब मैटर सब जुडाइश चल रही है, तो मैं बहुत कुछ जगह पे जो है कुछ मामले में बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह दूंगा अभी कि जैसे मीनाक्षी नटराजन का केस हमारे सामने है, वैसे ही एक राज्य में एक बड़े धन्ना सेठ के एक छोटे धन्ना सेठ हैं, जिनको भी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया और सबने उनको समर्थन दे दिया था। उनके साथ अलग से हुआ है, पता है क्या हुआ है? उनके क्रिमिनल केसेस है, वो उन्होंने उजागर नहीं किया अपने फॉर्म्स में। वो उन्होंने उजागर ही नहीं किए, तो उनको फिर से जो है भरने का मौका दिया गया। मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे फॉर्म ऐसे इनसे 26 फॉर्म 26 उनको भरने का मौका दिया गया। उनकी ठीक से 26 को पूरे आदर और सम्मान सहित स्वीकार किया गया। उनकी तो उम्मीदवारी कम को से कम अधिकृत 4 माना। क्रिमिनल केसेस हैं जिनको वो मतलब वो बिल्कुल जिसका जिक्र तक नहीं किया था, तो फिर से फॉर्म 26 भरने का मौका मिला। तो जैसे आपने कहा बहुत सही है कि अब व्यवस्था बची ही नहीं है, तो इसको बचाने के लिए कौन सा आंदोलन होगा? तो इसलिए नहीं, बचाने सही की कोशिश भी देखिए, विपक्ष बोलने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन उनको वास्तविकता मालूम है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं बचाने की। तो वो जो बची नहीं है उसको क्या बचाना, सिर्फ वो लोगों को बोल नहीं सकते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं। अब देखिए कलकत्ता में, सॉरी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उसके 4000 ईवीएम जल गए शॉर्ट सर्किट जल से। गए। दुनिया का एक सबसे बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा जिसने मोटा भाई का एक लॉन्ग सर्किट और उसके जो जो सारे सबूत थे उसको मिटा दिए। तो ये अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या ही है। देखिए, एक बड़े नेता को प्लेन सहित गिर गया। एक नेता जिस प्लेन में थे उसमें 300 यात्री मरे, उसके बारे में कोई तहकीकात ही नहीं हुई। 1 साल हो गया, हाँ, 1 साल उसमें पूरा जो हुआ। उसमें जो ब्रिटिश डॉक्टर था, यानी इंडियन ब्रिटिश, उसकी बीवी और बच्चों के फोटोग्राफ अभी भी मुझे हॉन्ट करते हैं देखकर कि इनका कोई नहीं है, इसका मतलब। फिर विनेश फोगट का जो ओलंपिक का मेडल है, वो जायोनिस्ट लॉबी को हाथ में लिए उनको उनसे निरस्त किया गया, उससे वंचित रखा गया। सारी बातें जो हो रही है वो ये दिखा रही है, दर्शा रही है कि सारा तंत्र जो है देश का, वो 4 आपके राज्य के लोगों के पास गया है, बाकी लोग उनको मदद करने वाले 50 है और 500 उसके फायदा उठा रहे हैं। 5000 लोग अमीर हुए हैं और बाकी देश भीख मंगा हो रहा है। ईरान अमेरिका वॉर की जो बात आपने की, वो हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 भारतीय जो जहाज को बमबारी हुई अमेरिका की तरफ से, 3 लोग मरे, उसमें से भक्ति थे एक। तो उनके लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं डाला। यूनाइटेड नेशन से लेकर ईरान तक सबने उसके लिए शोक जताया, निषेध किया। प्रधानमंत्री के लिए वो मेरे लिए मरे क्या? ये सवाल ही उचित है जो सत्यपाल मलिक के साथ उन्होंने शेयर किया। आज प्रधानमंत्री सबके लिए खुशखबरी है, फ्रांस गए हैं और पेरिस की ठंडी हवा में मैंने आकाशवाणी की खबरें सुनता हूं मैं, उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री का बड़े हर्षोल्लास के साथ वहाँ के भारतीय जो एनआरआईज हैं, भारतीय जन समुदाय हैं और व्यापारी हैं वहाँ के, और भारतीय मूल के जो रहवासी है, उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने 12 साल जो काम किया उसकी वजह से सारे भारतीय बड़े खुश दिखाई दिए
ये आकाशवाणी की खबर है, मैं गाड़ी में था तो सुन के आया हूँ। जी। एकदम ताज़ा-ताज़ा परोस रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर। तो लग रहा है वो हालाँकि बिल्कुल गरम भी लग रही है एकदम, खुशबू भी आ रही है इसमें। यानी देश में झालमुड़ी और पेरिस में अ, सायं भोजन, ये जो नित्य का अ, उनका अनुभव रहा है रोज का, यानी उनको अनुभव लेने की उसमें आनंद आता है कि देश के लोगों के सामने झालमुड़ी खाया, ऐसे ही कोई कुछ किया, किसी को डाँटा, किसी को निकाल दिया, 2-4 लोगों का ऐसे ही हो गया काम और वहाँ जाकर अपने दोस्तों के लिए एग्रीमेंट साइन किए, उनके लिए आने वाले 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम कर दिया और अभी राफ़ेल वगैरह मामला जो है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए फ्रांस जाना ज़रूरी था। देश जले तो जले। अब नेहरू जी की बात एक मैं लास्ट बोलता हूँ कि झूठी अ, नेहरू जी जब थे तब से उनके बारे में अफ़वाह फैलाना इनका काम ही रहा है हिंदुत्ववादियों का, आरएसएस वालों का। उन्होंने पेरिस से धुलवा कर कपड़े आते हैं नेहरू जी के, ऐसा फैला दिया था, जो सच नहीं था। असल में नेहरू अपने जीवन के 9.5 साल जेल में रहे। तो जेल में कोई व्यवस्था नहीं थी पेरिस से कपड़े धुलवा के लाने की। तो लेकिन नेहरू का कुछ जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो फ्रांस में ही जा रहे हैं और पेरिस में ही हैं और वहाँ हर्षोल्लास के साथ हर बार की तरह स्वागत किया गया और राफ़ेल डील का जो डायरी है, उसे सील रखने के लिए फिर एक बार दोनों ने कस्में खाई, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने और मुखियाओं ने। आपको एक बात पे सर मयूर भाई, एक बात पे बात तो हमेशा करनी चाहिए हमें। ये सारी चीज़ों में कोर्ट का जो रोल है भारत के कोर्ट्स का, वो बड़ा मज़ेदार है और उसके लिए तो और ज़्यादा समझने के लिए हमारे 75 जजेस हमारे लॉ मिनिस्टर के साथ जो विदेश गए और बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेले और मतलब इंस्टीट्यूशन वहाँ वहाँ पर है और मज़े कर रहे हैं। कोई टूर्नामेंट चिंता का आयोजन किया गया राजू भाई, और जजों ने अपने बैडमिंटन के कौशल्य का वहाँ पे भरपूर प्रदर्शन किया। मुख्य न्यायाधीश के साथ बाकी सब भी जजेस थे, कानून मंत्री भी थे और दूसरे 1-2 मंत्री भी थे। एक अर्जुन मेघवाल जी जो हर हमेश वो टिपिकल अपने राजस्थानी पोशाक में रहते हैं, वो उसी पोशाक में भी वहाँ पे खेले। तो ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है कि देश के न्यायाधीश जितने लोग हैं, वो खेल-कूद में बड़ी अच्छी रुचि रखते हैं और उनका ध्यान जो है इस देश की सरकार भी रखती है। अभी इस वक़्त यहाँ खेलेंगे तो एयर कंडीशन हमारे जो बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, तो अभी पिछले साल जब टूर्नामेंट हुई थी, तो उसमें यूरोप के खिलाड़ियों ने बड़ा जो है वो मतलब थोड़ी-सी सहनशक्ति भी नहीं दिखाई कि थोड़ी एसी कम है, थोड़े अगर कबूतर-वबूतर जो है ऊपर उड़ रहे हैं, थोड़ा पोटी-वोटी कर रहे हैं, तो इसको दरकिनार करके ध्यान वहाँ ना देते हुए खेलने पे ध्यान दें। तो उनसे मुझे लगता है कि प्रेरणा लेके न्यायाधीश सब जो हैं उन्होंने कहा कि अब एसी भी ठीक नहीं चल रहे होंगे, कबूतर ऊपर मंडरा रहे होंगे, हम खेले कहाँ? तो कहा कि लंदन खेले। अब इसमें हमारा तो कोई पैसा जाया नहीं, हमारा पैसा तो वो तो अपने पैसे से गए होंगे। अब न्यायाधीश लोग हैं, सरकार इतना ख्याल रखती है, तो हमको ये सोच के ही चलना चाहिए कि जनता के टैक्स का तो कोई 1 रुपया वहाँ पे खर्च हुआ ही नहीं होगा। क्या लगता है? हुआ होगा? नहीं, मीनाक्षी नटराजन वाला केस है, उसका वीडियो है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँगे तो वीडियो है। वो वीडियो देखने के बाद फ़ौरन पता चलता है कि जजेस क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये हम 2017 से बोल रहे हैं, जब अरुण मिश्रा जज हुआ करते थे और कोर्ट्स में चीफ जस्टिस एक के पीछे एक जो आते रहे, उन्होंने ऐसे-ऐसे जजमेंट्स दिए, जिसको जजमेंट कम और अ, दैवीय न्याय कहना ज़्यादा उचित होगा। उसके बाद तो क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। मुझे लगता है मीनाक्षी नटराजन को ये करना चाहिए था कि उनकी याचिका को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इमीडिएटली,
बिना कुछ सुने उनकी दलील, ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं, नीचे वाली कोर्ट में जाइए, आप प्राइवेट कंप्लेंट कीजिए, वो वाली बात। तो कंप्लेंट की बात ही नहीं थी, बात उनके राज्यसभा में उनका फॉर्म को वो जिस तरह से इनवैलिड डिक्लेयर किया उसके ऊपर से थी। लेकिन माय लॉर्ड जो हैं वो आजकल वो भगवान से कम नहीं है, और वो जिस जी, तरह से बात करते हैं कोर्ट्स में, और चुनाव आयुक्त को उन्होंने कंपटीशन दे रहे हैं। चुनाव आयुक्त जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त के बारे में मयूर भाई मालूम है आपको? जी। ऐसी अफवाह उठी है, यानी ऐसी अफवाह उठी है, ऐसा मैंने सुना है कि वो माल्टा के कैपिटल सिटी राजधानी में दक्षिण अ, उस राजधानी के दक्षिण दिशा में नया उनका बंगलो बना है, और वो हुँ, बड़े शौक से वहाँ रहते हैं। माल्टा एक यूरोपीय देश है। हाँ, हो तो सकता है सर, ये हो ये भी हो सकता है नहीं कि सकता, ये लोग बोल रहे हैं। नहीं, पर आप वो तो देखिए ना कितनी सेवा की उन्होंने प्रधानमंत्री की, अमित भाई की। तो सेवा के नहीं, बदले इतना तो मिल सकता है ना। हाँ, और उनका उदाहरण पिछले वाले चुनाव आयुक्त के लिए एक हमेशा के लिए एक वो बन के रहेगा कि अगर हम ठीक से सेवा करें तो सही जगह पहुंच सकते हैं। कर सकते आपको हैं, लगता बिल्कुल। है कि गणेश कुमार क्यों नहीं विपक्ष को मिलते? क्यों नहीं दलीलें सुनते? क्यों नहीं लोगों की सुनते? मध्य प्रदेश के ईवीएम वो लोग 4000 जल जाते हैं, 4000 ईवीएम्स जल जाते हैं, तब भी चुनाव आयोग तस का मस नहीं होते। तो उसकी राज क्या है? तो राज उनको रिटायरमेंट के बारे में बाद में यहाँ थोड़ी रहना है। क्योंकि मध्य प्रदेश के उस अफसर की भी जो बात इसके कांग्रेस के जो सीएलपी हैं वहां पे मध्य प्रदेश में, उनकी प्रेस में कल देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि भाई अफसर ने कहा कि हाँ, अब भाई मैंने वो जो कॉलम नहीं छापी वो मेरी गलती है, पर मैं क्या करूं, मुझे नौकरी करनी है। ये कोट अनकोट उस नेता विपक्ष ने कल की प्रेस में बताया, उस देखिए अफसर का ऐसा नाम। है, देखिए मयूर भाई, एक ऐसा है कि एक दुनिया में एक नाज़ियों का नाज़ियों की हार हुई थी, उसके बाद न्यूरम्बर्ग में ट्रायल हुई थी। उसका जो जजमेंट है उसका आर्टिकल 4 नाम का एक कॉलम है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि पहले विश्व युद्ध में या फिर दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया भर में कोई भी अधिकारी या किसी भी लोकतांत्रिक देश का नेता या जज अगर अपने बचाव में ये कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से आदेश है, तो वो बचाव उचित माना जाता था। हम्म, न्यूरेमबर्ग ट्रायल वो ट्रायल है जिसमें आर्टिकल 4 में वो बचाव उचित नहीं माना जाता उसके बाद। तो ये भी बात है कि अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें ये हम इनको किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो ट्रायल का जिक्र वो मन में करते हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर वालों ने मुझे दबाया, मैं क्या ही कर सकता था, तो वो आपका बचाव नहीं होगा, आपकी गुनाह की उतनी। और हर कोई माल्टा में नहीं ना जाएगा, नहीं, दो बड़ों के बीच में कई चिल्लर मारे जाएंगे, ये वो तो है, डायलॉग है अग्निपथ फिल्म का, बराबर ना? तो ये बिल्कुल। बात है। तो कुल मिला के देश का तापमान मैंने बता दिया, इसके आगे की दास्तां आप सुनाइए। नहीं, हम लोग तो यहाँ भाई गुजरात में बैठे हुए हैं और यहाँ से हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आप जैसे सभी मित्रों के साथ बात करते करते। तो आप मुझे क्या तो समझेंगे, आपको पहले ही समझ में आया था 12 साल से पहले। नहीं नहीं, अभी का वो तो भाई साहब, मैं तो बोल बोल के थक गया था। तब तो मैं बहुत अप्रिय बन गया था मेरे अपने ही संस्थानों में कि तुम यार, हाँ, तुमको कोई निजी प्रॉब्लम है क्या, तुमको तुम तो बस अवगुण में देखते रहते हो, तुमको बस लूप होल्स देखने हैं, तुम कोई अच्छी बात देख ही नहीं पाते हो। ये तो मैं तो बड़ा परेशान था मेरे अपने न्यूज रूम्स में उस समय के संस्थानों में। अब पर अब मैं कितने कह केस रहा चल रहे हैं आपके ऊपर टोटल? 3 चल रहे हैं। वाह वाह, अच्छा है। तो आपको स्वतंत्रता सेनानी का ज्यादा पेंशन मिलेगा। पेंशन मिलेगा क्या मेरे को?
नहीं, बदली सरकार बदली तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं अगर इनको सजा होगी तो आपको पेंशन भी मिलना चाहिए। अच्छा, कि 3 तो चल रहे हैं अभी। उसी चक्कर में मैं गया था, 2-3 दिन में अहमदाबाद रह के आया। क्योंकि एक तो वकील आमतौर पे आपका केस लड़ने को तैयार नहीं होते हैं, वो पहचानते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे वकील भी जानते हैं, लेकिन उन सबकी मजबूरियां हैं। और मजबूरी में किसी का नाम लिए बगैर बताऊं तो वो ये है। वही वाली मजबूरियां जो ऑफिसर की होती है, सर मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। नहीं, वो साथ में एक दूसरी बात भी है, जो मैं किसी का नाम ये नहीं ले एक रहा बात हूँ। बताओ, एक सेकंड, एक बात बताऊं, ये हमेशा ना ऊपर से प्रेशर सुन के मुझे लगता है ये देश कब्ज का शिकार हो गया है। मुझे लगता है कि देश लगातार टॉयलेट पे बैठा इतना हुआ ऊपर है। से क्यों प्रेशर आ रहा है भाई? और लगातार टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठा है देश, उनको लगता है कि बाकी कुछ वहां से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। ये, कुछ ये ठोस लगता कर है। रहा है उधर देश टॉयलेट में, हाँ, इसलिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर, ये ऊपर से प्रेशर आ रहा है लाइन ही बहुत मुझे असहज बना देती। हाँ। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवोकेट जो हैं, अब ये जो दो बड़े उद्योग गृह हैं, उन्होंने क्या किया है, और ये पूरे देश में किया है, हर हर एक स्टेट के बड़े बड़े एडवोकेट्स का यही एक कमोबेश ये है मामला, कि उनको रख लिया जाता है रिटेनरशिप पे। या तो ए होगा, A1 वाला या A2 वाला, तो वो होते हैं रिटेनरशिप पे। कुछ करना धरना कुछ नहीं होता है, लेकिन हर महीने एक फीस मिलती है जो बड़ी अच्छी खासी होती है। और इसके चलते आप जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आप कोई ऐसा केस अगर कहीं इनका जिक्र हो तो आप ले नहीं पाएंगे, जिक्र भर से ले नहीं पाएंगे। तो ये भी है। और बाकी आपको पता है कि स्लीपर सेल भी बहुत होते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनसे भी सावधान रहना पड़ता है। तो तो लड़ना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है। आपके अहमदाबाद के बारे में मुझसे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो हाँ, मैं तो बात इसलिए ये है कि मयूर भाई, लेकिन आप के और हम केसेस लड़ते रहे हैं, लेकिन आंदोलन कॉकरोच कर रहे हैं आंदोलन कॉकरोच कर रहे हैं। और उनको उनको हाँ, बाइज्जत आके वहां पर डीसीपी परमिशन खुद देके जाता है, देखे जाता है। ऊपर से पानी पिलाता है, ऊपर से हाँ, उनके स्पोक्स पर्सन को ठंडा भी पिलाया जाता है हाथ में देके, बिल्कुल। पीछे डैडी एक पंखा हिलाने के लिए आदमी भी रख देते हैं। हाँ, वो रखते हैं। वो प्रोलेटेरियन होता है, वो मजदूर होता है एक्चुअली, हाँ, एक्चुअल वो मजदूर वो है, मजदूर संघ का मेंबर तो वो है क्योंकि वो ये मजबूर। हाँ, तो ये सारा चीज मैंने जब देखा तो बोला आंदोलन हो तो ऐसा, भाई आप विदेश जाइए, प्लेन से उतरिए, दोनों जेबों में हाथ डालिए और आपको दिल्ली पुलिस आके सर आपको आंदोलन करना है, तो और मैं बोलूँ हाँ मुझे आंदोलन करना है, तो वो दिल्ली पुलिस बोलेगी परमिशन चाहिए या बिना परमिशन के करना चाहेंगे आप, तो बोलेगा ठीक है अगर आप चाहते ही हैं तो परमिशन दे ही दीजिए। तो वहां परमिशन का पर्चा फाड़ दिया, तो आप कहाँ करेंगे सर आंदोलन? हम जंतर मंतर पे करेंगे। चलो ठीक है, ए भाई जंतर मंतर पे चलो। तो ऐसा ही इनके यहाँ आंदोलन में भीड़ होगी क्या सर? अब भीड़ लाखों के लोगों तादाद में लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तो पुलिस को तो मालूम है कि लाखों की तादाद में आ रही है, तो साहेब बोलते हैं अरे भाइयों ये करो, यूनिफॉर्म में मत जाओ वहां पर ताकि भीड़ दिखे, ताकि 500 लोग पुलिस की 100 लोग एसएफआई के तो तैयारी रहते हैं वो तो डफली लेके गए। 20 साल से तो मैं देख, जब से मैं कॉलेज गया तब से एसएफआई कोई आंदोलन कौन सा है लिया दिया कुछ नहीं, उनको राइट विंग लेफ्ट विंग कुछ नहीं, एसएफआई के लोग डफली लेके पहुंच जाते हैं। बस बाद में पहले इनकलाब जिंदाबाद, बाद में क्या है हमारी मांगे, हाँ बोलो भाई, ऐसा ऐसा। वो 100 लोग, फिर 50 लोग इनके यहाँ के वहां के, पंखा डालने वाला एक, हर एक आदमी के साथ एक पंखा हिलाने वाला आदमी, एक ठंडा देने वाला, ऐसे मिलके एक आंदोलन, जहां जिस देश में स्टेन स्वामी जैसे आदिवासियों में काम करने वाले एक फादर को, बूढ़े फादर को स्ट्रॉ के लिए तड़पना पड़ा और मर गया, वो शहीद हो गए वो। फिर गौतम नवलखा को चश्मे के लिए कोर्ट में लड़ना पड़ा, अपना चश्मा एक दे दीजिए करके। फिर
मैं देश भर की जेलों में जो उमर खलीद से रूपेश कुमार से लेके कितने सारे लोग ठूस डाले हैं इन्होंने, उनको 7-7 6-6 साल ऐसी जेल में सड़ रहे हैं वो, कि लगता है कि उन्होंने क्या आंदोलन के खिलाफ आंदोलन किया था इसलिए उनको अंदर डाला? अगर आंदोलन करने के लिए इतना सरकार प्यार से और मोहब्बत से बिहेव करता है, तो जो जेल में गए हैं उनको शायद आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अंदर डाला होगा। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ राजू भाई। सोनम वांगचुक साहब, ठीक है, आज से एक साल पहले उन्होंने लद्दाख वासियों का जो 6 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो उठाए, ठीक है, और उन मुद्दों पर लद्दाख के लोगों का भरपूर उनको स्नेह, समर्थन और भरोसा प्राप्त हुआ। उन्होंने भूख हड़तालें की। उसके बाद मैं उस इंसिडेंट तक आऊं कि वहां हिंसा हुई, उससे पहले की बात कर रहा हूं। मुझे याद है तब तक उसके पहले की बात है राजू भाई, उन्होंने भी लद्दाख से दिल्ली की यात्रा का आयोजन किया, सही है ना? तो वो सोनम वांगचुक जो कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा अचानक उस समय जब बन गए थे, तो उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया ना, नहीं आ पाए ना, अपने तरीके से जो आना था वो नहीं आ पाए। अरे सर, दिल्ली को वही जो तो खाना खिलाते हैं वो किसानों को नहीं आने दिया दिल्ली में। अभी मैं तो पर्टिकुलरली इन पर्सन एज ए स्पेसिफिक केस वांगचुक साहब की बात कर रहा हूँ, और उनको डाल दिया गया जेल में, कहा गया कि भाई ये तो देश को खतरा है ये, ठीक है। 6-8 महीने जेल में रहे। उसके बाद जब बाहर आए तो अचानक से वो देश के लिए खतरा कैसे नहीं रहे। और वही वांगचुक साहब जो है वो वहां से फ्लाइट लेके या पता नहीं कैसे करके वो दिल्ली आते हैं, नहीं आने की पहले तो घोषणा करते हैं। और हमने ये सरकार के की नीति में तो ये देखा है कि आपने अगर अगर आंदोलन का, एजिटेशन का अगर बोल दिया, तब भी आपको तो घर ही पे जो है वो नजर कैद कर दिया जाएगा, आप बाहर भी निकल नहीं पाएंगे। तो वांगचुक साहब अचानक से खतरा कैसे नहीं रहे देश के लिए, और अब वो कहीं भी आसानी से, अब वो पुणे में भी थे, दिल्ली में थे, अब वो हर जगह उनके साथ घूमेंगे। तो अचानक से ये कैसे बदल जाता है कि वही व्यक्ति जिसको आपने डाल दिया जेल में 6-8 महीना जोधपुर की जेल में, वही व्यक्ति आज बिल्कुल एकदम आपके लिए नीट एंड क्लीन है, अब वो बिल्कुल खतरा नहीं है, और वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पाक साफ है। ये क्या परिवर्तन है, इसको आप कैसे देखते हैं भाई? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। नहीं सर, आंदोलन डिक्लेयर करने की बात तो छोड़िए सर, यहाँ पर गांव-गांव में मोदी, शाह या इवन महाराष्ट्र में फडणवीस साहब कहीं जाने वाले हैं, तो उस गांव में जिनके परदादाओं ने कभी आंदोलन किया था, जो उनको राउंड अप कर लेते हैं। परपोते को मालूम ही नहीं है, तो हाँ, परपोते का समझ लीजिए स्टील का प्लांट है, वो उसको भी उठा के लेके जाते हैं। मैंने आज काला शर्ट पहना और मुझे मालूम ही नहीं कि आज वो मोदी जी या शाह आएंगे, तो काला शर्ट पहना इसलिए अंदर एक दिन के लिए डिटेन कर लेते हैं। ऐसे देश में किसी को आंदोलन में कर रहा हूं, वो एक तो अपना सोनम वांगचुक जी को, सॉरी टू से, लेकिन सोनम वांगचुक जी को जब मैं सुनता हूँ आजकल, तो मुझे वो लद्दाख के योगेंद्र यादव ही लगते हैं बात करते हुए। आप मुझे भी नजर लगता बंद, है। आंख बंद करके देखिए, है ना। और योगेंद्र यादव ने वैसे भी कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट किया है, और प्रशांत भूषण साहब, यानी पुरानी गलतियों से या पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे वो कुछ सीख नहीं रहे हैं। नहीं, तो ये वही एसएफआई वाली बात है, यानी कोई भी कुछ भी कहीं से आपको सुनाई दे, क्या क्या बोला इनकलाब, अरे चलो 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 चलो, क्या आप आगे नहीं पीछे नहीं, अरे वो आरएसएस वाले, नहीं 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 नहीं, वो बोले ना बस डफली लेके चलो। तो ऐसे लोगों की वजह से देश में रियल आंदोलन नहीं हो पा रहा है, और इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जैसे आरएसएस, आप पार्टी और बाकी सब लोग ऐसा फायदा उठा रहे हैं कि ये लोग आंदोलन एक ऐसा खड़ा करना चाहते थे, और वो जो किया अभी उन्होंने,
जो आंदोलन प्योरली एक फर्जी आंदोलन है। ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जो ओरिजिनल मार्केट में चलने वाले टूथपेस्ट को कॉम्पिटिटर कोई बने नहीं, इसलिए मार्केट में छोड़ा गया है। वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखो भाई। और जो ये उसके नेतृत्व जो जिनका है, जो अमेरिका से विवेकानंद बन के आए हैं नए युग के, जी। उनको मोदी जी वहां मिले थे, तो उनका सफाई ये है कि मोदी जी वहां जाते हैं तो सब जगह सब लोगों को मिलते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम मेरे कितने दोस्त है यूएस में, उनको मोदी जी अभी तक मिले ही नहीं है। खैर वो भी मिलना नहीं चाहते, तो हो सकता है ये मिलना चाहते होंगे इसलिए मिले। तो जी। दूसरी बात ये है कि ये सारे जो आंदोलन का जो वो इतिहास है, वो आम आदमी पार्टी के साथ रह के राहुल जी, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को गाली देने का इतिहास इन सब का रहा है। और बाकी तो अपने जंतर मंतर और कल पुणे में तो देख ही लिया है। किस किस मुंह से आप कहेंगे कि यह आंदोलन है? ये वही अन्ना अन्ना वाला आंदोलन जो था। अब अन्ना को कल उनके 90 साल पूरे हो गए, स्टैन स्वामी को स्ट्रॉ नहीं दिया, अन्ना को रणगाड़ा दिया, टैंक दिया, टैंक। मालूम है आपको? यानी नहीं। यही नेपथ्य वाला टैंक दिया, लेकिन टैंक दिया, अन्ना के आंख में आंसू आ गए, उसका खबर भी है। अच्छा, क्या दिया? मैं समझा नहीं। अरे वो मिलिट्री का टैंक होता है ना, वो दिया। मिलिट्री का टैंक दिया? किसने दिया? हाँ, यानी टैंक यानी बना कर दिया, लेकिन दिया तो सही सरकार ने। मतलब सरकार छोटा ने खिलौना खिलौना जैसा, ऐसा कोई टॉय नहीं टाइप? नहीं, टॉय। बड़ा वाला, लेकिन वो एक्चुअल टैंक नहीं, उसको सजाया गया था टैंक जैसे। तो मैंने यहाँ गोली खाई, वही स्टोरी कही अन्ना ने, मैंने यहाँ गोली खाई, यहाँ गोली खाई और यहाँ गोली खाई। वो तो सच हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ गोली खाने से अंदर जो है वो गया। हाँ, वो भेजा भेजा रहता नहीं दिमाग, फिर तो बचता नहीं। तो अच्छा, एक बार जो है ना, एक बार क्योंकि दर्शकों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि राजू भाई इधर-उधर क्यों हो रहे हैं, तो ये ये जरा जो है दिखा ना, दिया ये जाए। दिखना चाहता है बस टीवी पे, ये जो है ना, ये ये स्क्रीन पे जो आना है। चाहता है, इसलिए मैंने इसको आगे लाया। अब ये हाँ। शर्मा रहा है, लेकिन वो मेरे पीछे आके बोल रहा है मयूर भाई के शो में मुझे भी जाना। क्या ही करे। तो इसका नाम यूरो है, बता तो दें वो कि आपके शो इनका में नाम आना यूरी चाहता है, वैसे यूरी, है। लेकिन यूरो लोग यूरो, इनको हाँ, नाम लेकिन बदल दिया यूरो है, कहते यूरी का नाम कर दिया है यूरो। वो मेल कैट है, इसलिए इसको यूरो अब कहने लगे लोग, तो यूरो ही हाँ, हो गया वो। तो या वैसे 8 साल का है, बीमार था, तो मैं दिल्ली से जल्दी में वापस आ गया, आधा छोड़ के काम। इतना वो हमारा प्यारा है, लेकिन इसकी एक आदत है, मैं अगर किसी के साथ बात करूं तो उसमें बाधा डालने के लिए वो अमित भाई की तरह आ जाता है। ये अब देखिए, ना उनका कुछ कर सकते हैं, ना इसका कुछ कर सकते हैं। 100% दोनों से हम प्यार तो करते हैं। प्यार जो करते हैं इतना ज्यादा, क्या हाँ। करें? तो पर ये मैं इस हमारे दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहता हूँ, और ये लाइटर नोट पे है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि राजू भाई, ये जो अभिजीत दीप के और ये सोनम वांगचुक और ये पूरा एक, सौरभ दास। हाँ, सौरभ दास और ये विजेता दहिया, विजेता दहिया ना, विजेता, हाँ हाँ। जो ध्रुव राठी का बहुत लंबे अरसे तक जो है वो, अर्पित शर्मा। हाँ, फिर वो जो ब्रांका है वो, ये सब लोग जो हैं, ये मेरी तो मान्यता, मैंने तो उस दिन के बाद बिल्कुल साफ उस पर कार्यक्रम किया और बता दिया कि अब ये जो है, क्योंकि देश के युवाओं का गुस्सा अपने चरम पे है और वो प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब वो ऊपर से कितना भी प्रेशर हो, नीचे रिलीज नहीं हो रहा है, वो सीटी बजेगी अब। तो सीटी बजेगी तो, या नहीं बजेगी तो फिर कुकर ब्लास्ट होगा। तो ये कैसे भी करके सीटी बजा दे ताकि प्रेशर बाहर निकल जाए, इसलिए शाह साहब ने रची हुई ये माया है, मैं ये कहता हूं। आप क्या कहेंगे सर? सर अनडाउटेडली ये सच है, क्योंकि ये ये तो जो ऐसे आंदोलन आज यहाँ, आज तमिली लोगों के लिए मुझे लगता है बेंगलोर में, बेंगलोर के लिए सौरभ दास जी ने आह्वान किया है तमिली युवाओं को। तो हाँ, तमिल बेंगलोर में क्या कर्नाटका में, है? कल तक तो कर्नाटका में था, परसों तक। अब कल तमिल लोग बेंगलोर में कहाँ से, यानी होते हैं थोड़े बहुत हर जगह हर लोग, लेकिन ये तो उनका अज्ञान है भौगोलिक स्थिति का।
जी। और लोगों की कौन से लोग कहाँ रहते हैं उसका, वो तो मुझे आश्चर्य हुआ। सुबह उन्होंने अपील किया तमिलियन यूथ्स हुँ, को, हुँ, बेंगलोर में इकट्ठा हो जाइए। तो वो चेन्नई में बिल्कुल। इकट्ठा होंगे ना, बेंगलोर में क्यों होंगे तमिली लोग इकट्ठा? तो हाँ, ये लेकिन तो अब सब नहीं, ये तो सब केजरीवाल जैसा है। जैसे उन्होंने 14 फरवरी को ही भगत सिंह का फांसी का दिन मनाया था, अपना बहुत हाँ, क्रांतिकारी पुण्य हाँ, हाँ। प्रसूत के साथ। वैसे ही इनका भी है। तो ओवरऑल क्या है कि कुछ भी करो, लेकिन दिखते रहो, ये उनको कहा गया है। और दूसरा ये है कि दिखने के लिए इन लोग का जो आंदोलन की जगह होती है, उसकी परमिशंस होती हैं, वहाँ पर फलक लगते हैं, मर्केंडाइज किए हुए टी-शर्ट या स्टिकर लगते हैं, लोग आते-जाते हैं, उसका खर्चा कौन उठाता है? मयूर भाई, हाँ जी। उसका खर्चा कौन उठाता है? जी क्योंकि सर, उसका अब वो आरएसएस जैसा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वैसे कॉकरोच जनता पार्टी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं है। दोनों का खर्चा उठाता कौन है? ये देखना तो चाहिए। ये एक तो बड़ा आसान आसान जवाब दे दिया था ना सौरव दास ने कि अरे ये बैनर लगा है ₹200 का है बस। तो तो ये मैं तो हम सब ₹200 आपको देता हूँ, ऐसा बैनर सौरभ दास से बना के मुझे दीजिए। अब वो सौरव दास को देना पड़ेगा, मुझे नहीं होगा तो मुझसे नहीं बन नहीं, पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। कल जो पूना यूनिवर्सिटी सावित्री बाई फुले की वहाँ पर जो आंदोलन साइट टाइप्स जो कुछ हुआ फर्जी, उसके लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ पर मुझे मालूम है 5 लोग इकट्ठा होकर आरती छोड़कर कुछ भी करने की सोचे। समझ लीजिए आप बात को, कि जैसे कि महात्मा फुले की जयंती है तो वो करने की सोचे, या सावित्रीबाई फुले की जयंती है उसको मनाने की सोचे। तो भी पुलिस, पुणे पुलिस मेरा 2014 से अनुभव है कि 144 लगा देती है। बिल्कुल। एक, दूसरा, जो उसमें दायरे में आते हैं, वो जो जयंती करने की सोच रहे हैं वगैरह, उन सबको उठा देते हैं। फिर वहां की जगह साफ की जाती है और वहां कुछ भी नहीं होने दिया जाता। ये परंपरा 2014 से केंद्र और राज्य में रही है। ऐसी बिल्कुल। स्थिति में पुणे में, दिल्ली जैसे सेंसिटिव जगह पर और हर जगह आंदोलन की परमिशन दी जा रही है। इसका मतलब समझिए कि इनको मालूम है कि ये कुकर जो है उसको सीटी देना जरूरी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी वो सीटी है जिसकी वजह से भारत के युवाओं की बाफ निकल जाएगी, ऐसा इन्हें लगता है। और मूर्ख लोग जो है इनके साथ जा रहे हैं, या धूर्त लोग इनके साथ हैं। हाँ, आप पार्टी और संघ ये धूर्त लोगों में आते हैं, जिनका नाम आपने किया, जिनकी माया है, वो भी धूर्त में आते हैं। और बाकी तो मूर्ख हैं, वो जा रहे हैं। मैं दूसरा एक जो बड़ा देखने को मिला, वैसे मैं एक अलग से जो है ना आपसे बातचीत करना चाहूँगा हमारे आपकी नज़र है कि नहीं? मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि आप के ट्वीट और आप एक्स पर बड़े सक्रिय होते हैं। गुजरात में हमारे किसानों के साथ जो हो रहा है, उस पर मैं अलग से आपका ध्यान खींचते हुए कुछ एक 20 मिनट का मैं बहुत करना बहुत ही यानी बहुत ही निष्ठा से काम किया जा रहा है। हाँ, और वो ओवरऑल मोदी सरकार का रवैया किसानों के प्रति हमेशा और शुरू से ही, चाहे गुजरात के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, वो देश के दुश्मन मानते हैं किसानों को। और उनके अपने दोस्तों के लिए, 2-4 दोस्तों के लिए वो चाहते हैं कि किसान नष्ट हो जाए। तो गुजरात के किसानों के नसीब में अ, अनफॉर्च्यूनेटली यानी 12 साल जो भारत के नसीब आया है, उससे दुगना गुजरात के लोगों के नसीब में आया है, उसमें किसान में भी है। लेकिन अब किसानों की सहने की क्षमता खत्म हो गई है। खाद की हालत बेकार है, यूरिया नहीं है, ज़मीन के तो लाले पड़े हैं, सर पेड़ वो टूटे जा रहे हैं और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है सर। धूप नहीं और वो नहीं है ऐसे और साथ में हो ये रहा है कि सर वो जो टेलीग्राफ एक्ट है, उसका अपने हिसाब से उन्होंने जो है तो बदलाव जो किया, उसके चलते हो क्या रहा है कि पुरखों की ज़मीन पर कलेक्टर का ऑर्डर हो गया, आ जाएँगे लोग और पुलिस आएगी सर हेवी आर्म्ड इंसास राइफल के साथ आपको 150, 200, 250 पुलिस दिखेंगी। आपके खेत में आपको पूछे बगैर वो ज़मीन एक्वायर करेंगे और बिजली ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के वो खंभे के लिए ज़मीन एक्वायर कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते सर। सर, ये आप लगातार हो रहा है। आपके साथ पहला एपिसोड जो मैंने किया था,
बहुत साल पहले, आज तक हर एपिसोड में एक लाइन मैं हमेशा बोलता है, और मुझे आपके साथ ही नहीं, मैं जहाँ लिखा है मैंने, और इंडिपेंडेंट जो मेरे दोस्त हैं उनके प्लेटफॉर्म पे मैं गया हूँ, उनके साथ ये बात शेयर की है कि इस देश की जल, जंगल और ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ मोदी मित्रों का हक है। बाकी सब लोगों को, इस देश को सिटीजन मानते ही नहीं है। इसलिए तो एसआईआर आ रहा है सर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग सरकार नहीं, सरकार लोग चुन रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है लोकतंत्र में कि सरकार ने लोगों को चुना? अरे, नहीं 2 करोड़ 83 लाख लोग यूपी में, आप उनको वोटर्स नहीं मानेंगे तो फिर सिटीजन ही नहीं मानेंगे, फिर जाएंगे कहाँ? ऐसे पूरे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आप उनकी सिटीजनशिप ही निकाल लोगे और उनको सेकंड सिटीजन बनाओगे और कहोगे कि वो जिंदा रहे या मरे, गुलाम है वो। तो एक अश्मयुग की तरह हमें मोदी सरकार ने, मोदी रिजीम ने ले गए हैं, जिसमें ये टेलीग्राफ एक्ट में बदलाव लाकर जमीन हड़पने का जो काम कर रहे हैं, वो एक हिस्सा है सर। हसदेव में एक अलग क्या हुआ, मुंबई में बिल्कुल। अलग क्या हो रहा है सर? मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में जो जितने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब 3 ही लोग करते हैं सर। 2 लोग वो टॉप 4 में से एक 2 हैं, और एक यहाँ के लोकल एक का +1 है, बस। प्लस वन। अच्छा, एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूं मैं आपसे, दो चाहता हूं। पहले उसमें से ये राहुल गांधी ने अपील की, बातें चल रही हैं, टीएमसी का विलय हो सकता है, कोई और भी जुड़ सकता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी के मैसेज को और ये सब जो बातें चल रही है, विलीनीकरण की हो या तो इस पर बहस एक तरह से, ये क्या जरूरी है इस बात पर जो है लंबी चर्चा की जाए देश में, या होनी चाहिए? व्हाट्स देखिए, योर टेक? ऐसा है कि अल्टीमेटली एवरी पॉलिटिकल डिसीजन शुड बी फिलोसॉफिकल। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी का जो स्पीच था इंडिया गठबंधन के लिए, वो एक अल्टीमेट फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट था। इतिहास में उसका अपना एक स्थान है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत देखा जाए तो वह काफी निराशाजनक है। उनके कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता अभी इतने तैयार नहीं है कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता है कि ऊपर से ऑर्डर नीचे वाले तलाठी को आ रही है, तहसीलदार को आ रही है, कोर्ट के जज को आ रही है, चीफ जस्टिस को आ रही है, प्रधानमंत्री को भी आ रही है। और उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ उंगली दिखाते, नेतन्याहू कहते हैं मुझे मोजेस की तरफ आ रही है, तरफ से ऑर्डर। तो हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ऐसी हालत हो गई है सर। तो लोगों को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को ये बात अगर समझ में जब आएगी, तब वो लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी वो तय कर पाएंगे। और वो तभी तय तक। करने के बाद उसको, एक्चुअल राहुल जी के स्पीच को, फिलोसॉफिकल स्पीच को जमीनी हकीकत में ढाला जाएगा, फिर वो लड़ाई, आजादी की नई लड़ाई शुरू होगी। उसके लिए शायद हम होंगे, नहीं होंगे, हमारा क्या भरता होगा पता ही नहीं यार। किसान मारे रह जा रहे हैं, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट को बर्बाद हो गया। देखिए, मैं सबसे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में रहता हूँ, जो बड़ा यानी अमीर है। इसमें सिर्फ 3 लोग ही काम करते हैं रियल एस्टेट में, रियल में। बाकी सब अब आउट हो गए, ये समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति अगर इस शहर की है, तो जिसकी लाठी, और वो किसकी हो आपको मालूम है, वो भी ऊपर दिखता है, ट्रम्प की। फिर ट्रम्प कहता है नहीं जीसस की, फिर जीसस कहता है नहीं मेरी भी नहीं, गॉड की, आई एम सन ऑफ गॉड। तो गॉड कहता है कि नहीं मेरी भी नहीं, नेतन्याहू की। नेतन्याहू कहता है मेरी नहीं, मोजेस की। मोजेस कहते हैं मेरी नहीं यार, वो एक्चुअली गॉड मैं नहीं हूँ, मैं मैसेंजर हूँ। अरे तो फिर किसी की नहीं यार, कोई चल नहीं रही है किसकी, और किसको पता ही नहीं कि किसकी चल रही है। हर कोई नई थियरी लाने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आम आदमी को खुद को फांसी लगा लेने के सिवा या जहर खाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन फांसी की जो अ, रस्सी होती है या जहर की बोतल होती है, उसकी भी पैसे होते हैं। वो भी लोगों के पास मोदी सत्ता ने छोड़े नहीं है, इसलिए लोग जिंदा है भाई। क्या, क्योंकि
आए दिन अब जो हमारे सामने दृश्य आ रहे हैं वो ये है कि लोग वो मास्क पहन के, युवा लोग, लड़कियां भी, कुछ पटना का दृश्य आया है, वो जौहरी की दुकान में घुसी और उनको वो पेपर स्प्रे लेके गई थी। तो उनको कैसे भी करके अब जो है लूटना था, जवेरात लूटना था। तो हथियार वथियार नहीं थे, पेपर स्प्रे लेके गई थी। तो जौहरी की नजर में, आंख में जो है पेपर स्प्रे डाल के जवाहरात लेके भागने की उन्होंने जो है आयोजन बनाया पूरा। खैर वो विफल रहा, पर लोगों की दुकानों में घुस के शॉप्स में, ऑफिस में घुस के धाए धाए गोलियां चल रही है सर। चंडीगढ़ के मेडिकल स्टोर में, एक बड़ा प्रख्यात है वहां का मेडिकल स्टोर, उसके मालिक को अंदर जाके जो है वो बर्स्ट किया गया, ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ बर्स्ट करके जो है वहीं उसको मार दिया गया। तो ये क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसमें तो हम जीसस का या मोसेस का हाथ है ये नहीं कह सकते इसमें। नहीं, वो क्राइम से लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया, लेकिन उनके अनुयायियों की तरफ से वैसे कार्य होता दिख नहीं रहा है। खैर, हिंदुओं का कहाँ हो रहा है, यानी जैन मुंबई में तो जैन हिंसा पर उतर आएंगे ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या बोल हमें ऐसा वैसा मत समझना, हम भी हिंसा करना जानते हैं, ऐसा मुंबई में जैनों ने दम दिया। अब जैनों के गुरु ने, एक मुनि महाराज को देखा था मैंने अरे किसी मुनि महाराज ऐसे ऐसे उत्तर आए थे कि मुझे लगा कि यार अग्निपथ फिल्म का डैनी है क्या ये, ऐसे डायलॉग मार रहे हैं जैनों के गुरु। तो अब देखिए, ये जो कलयुग है, मैं एक्चुअली तीर्थंकर या महावीर की या जैनों की जी अलग अलग पंथ है, लेकिन एक एक शिक्षा समान है दो सब में, सब जैनों के पंथ, वो है अहिंसा की। उनको हम लोग हंसते थे बचपन में इसलिए क्योंकि वो एक्सट्रीम अहिंसक है ना, अहिंसा की परमावधि है उनमें। अब मैं देख रहा हूं कि हिंसा की परमावधि उनमें हो रही है। तो आप कहाँ जीजस और मोजेस को ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ देखिए पहले। अरे आपका ही पल्लू जल रहा है, आपकी हाँ ही धोती जल रही है, और हाँ आप बाजार में कहा पैंट सूट देख रहे हैं। छोड़िए ना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात सर इसमें यह है कि हमारे देश में जो आपने बिहार, और लास्ट लाइन जो है वो मैं बताता हूँ आपके, जो पटना वाला दृश्य, और उसमें मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा सर। एक इतिहास से और एक खुद मैंने अपने आंखों से और कानों से सुना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे आर पाटिल, वो गुजर गए जी बेचारे, 2014 में उनकी डेथ हुई। मेरे मित्र थे, वो बहुत करीबी मित्र, उनको आबा बोलते थे हम लोग। तो एक साल एक वो सत्ता में थे, 10 साल में गृह मंत्री रहे वो, 10 साल। तो एक साल वो बहुत चिंतित दिखाई दिए, यही जून का महीना था। तो मैंने पूछा, आबा आप तो क्या किसान वाले, खेती मंत्री तो है नहीं, कृषि मंत्री तो है नहीं, आप क्यों चिंता करें बारिश की? बारिश की चिंता में थे जून में। मैं बोला, मैंने सोचा कि वो सांगली से आते हैं तो वहाँ किसान वाला पट्टा है, तो वहां पर वेस्टर्न महाराष्ट्र तो किसानों का वो है ना गढ़, तो जी वहाँ इससे चिंता होंगे। वो बोले नहीं नहीं, ये गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी त्रासदी है, टेंशन है। मैं बोला वो क्या चिंता है? बोले वो टाइम पे हिंदुस्तान में मानसून का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम पे बारिश नहीं आएगी या थोड़ा भी किसान को तकलीफ होगी या खाद अनाज और खेती में जरा भी गड़बड़ होगी तो इमीडिएटली क्राइम रेट बढ़ता है। बिल्कुल ये उन्होंने मुझे बोला। बात तो मैं सही। बोला, ये बात बोली क्योंकि सारी चीजें साइकिल होता है, चरमरा जाती है। मैं बोला फिर तो पहले जैसे वो कलकत्ता में हुआ वैसे जब ब्रिटिश थे तो ऐसा अकाल आ गया, तो बोले ऐसा बात भी मत करो, ऐसा होगा तो गृह युद्ध होगा बोले। तब बोले थे आबा। हम्म आज जब बोल रहे हैं ना आप, तब मुझे अभिवाद आया। और एक बात है सर, ये जो इतिहास में है, जेल में थे सरदार पटेल साहब और नेहरू साहब, और पटेल साहब रोज पूछते थे कि बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई। तो नेहरू बोलते थे यार जेल में बैठ के आप क्या करोगे बारिश का? तब वो बोले थे जवाहर जी को कि जवाहर जी आप किसान नहीं हो, आपको नहीं मालूम वक्त पे अगर खेती नहीं होती है ना साला क्राइम बढ़ता है। बाद में वो वो सही। भी गृह मंत्री बने, यानी पटेल साहब, और जी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। ऐसे वैसे लोग नहीं थे सर, वो इवन आबा तक लोग, आर पाटिल 2014 तक सब लोग ठीक थे, कम से कम देशभक्त थे। जी
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आरएसएस को ये समझना चाहिए, आरएसएस बड़ी हिटलर भक्त है। हिटलर तो वो था कि एंटीसेमिटिज्म और उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, यानी मानवता के साथ, जो आज नेतन्याहू कर रहे हैं। उन्होंने यहूदियों के साथ किया, अब नेतन्याहू गाजा के साथ कर रहे हैं। लेकिन हिटलर और आरएसएस के प्यारे मोदी जी में एक फर्क है। हिटलर देशभक्त तो था, कम से कम देश को बेचने को गया नहीं वो। हाँ, वो तो नहीं किया था उसने। देश की हार हुई, उसकी वजह उसकी गलत नीतियां थी, वो क्रूरता थी। लेकिन जहां तक उसकी चली, उसने देश की सीमाओं को बढ़ाया, कम नहीं किया। ये बात सच है, ये बात है। और और नहीं, टाइम उसको पे भी अरे किया उसको सर। निजी महत्वाकांक्षा मान के चले, लेकिन फिर भी जर्मनी का विस्तार ही किया उसने। जर्मनी को जब तक उसकी चली तब हाँ, तक ये और बात नहीं। टाइम पे सुसाइड भी किया सर। आप ये कहते हैं लोग कि सुसाइड किया था, पता नहीं किया नहीं किया, उस पर फिर विवाद है। लेकिन हाँ, उसके बाद वो कहीं दिखे नहीं। अब वो नहीं, वो सशरीर है सुसाइड नहीं, इतना नहीं। सुसाइड सुसाइड एक्चुअली सुसाइड इसलिए वो किया उसने क्योंकि उसमें एक और चीज थी जो आरएसएस को समझनी चाहिए, वो था आत्मसम्मान। हाँ, उनका उनका मरने से पहले जो जो लोग उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनका बाद में चरित्र भी आया है और वो उनके साथियों का भी आया है। स्पैंडर डायरी और इनसाइड थर्ड रिच तो अल्बर्ट स्पियर के दो बड़े ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। जी। हिटलर का ये कहना था कि अगर मैं जिंदा रहा, वो अपने आप को जर्मनी मानता था, वो तो तानाशाही था, तो इसीलिए तो ये लोग। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है आरएसएस के लिए, वो ये मानता था कि अगर मैं जिंदा रहा तो स्टालिन मुझे एक पिंजड़े में लेके पकड़ के मॉस्को ले जाएगा, और मुझे लेके जाएगा मतलब जर्मनी को लेके जाएगा, तो जर्मनी के आत्मसम्मान के लिए मुझे बलिदान देना पड़ेगा। खैर, फर्क है सर, दो बातों में फर्क है। तो आखिर में ये बताइए कि अब जबकि प्रधानमंत्री पेरिस की खुशनुमा आबो हवा में जब पहुंच चुके हैं, तो एन इवनिंग विद पेरिस इन एन इवनिंग इन पेरिस में आप उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं कि इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलके मोदी मोदी के नारे लगवाने के अलावा भी तो कुछ आप चाहेंगे कि वो कुछ करें अपने लिए, देश के लिए नहीं, अपने लिए। सर मतलब हम तो सर समझते हैं कि वो अपने लिए करते रहे बस। करीब 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 50 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री अर्जेंटीना गए, भारत के। जी। यानी ये नहीं, भारत के प्रधानमंत्री। हाँ, 10 दिन में रिजल्ट आया सर, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। बिल्कुल। वैसे ही फ्रांस का 10 दिन में पता चल जाएगा। पता चल जाए। वो प्रधानमंत्री आपके और हमारे लिए नहीं जाते हैं, वो सर गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, जनता के प्रधानमंत्री नहीं है सर। उनका कद इतना बड़ा है कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मोदी जी भारत के पहले वायसराय हैं, आजादी के बाद। उनका कद बहुत बड़ा है सर। वायसराय बहुत। भारत की जनता के लिए नहीं काम करते, भारत सिर्फ विदेश और देश के अपने मित्रों के लिए काम करते। ये अलग वेस्ट इंडिया कंपनी है, और आप और हम पीसेंगे बस। वो पेंशन का कभी अगर सरकार बदले तो आप जरा हमारे वकील बन के बात कीजिएगा। फिर आपके लिए हम सर मैं बात करूंगा, आपको 60 मेरे लिए रुपया आप आज बात। मंजूर करते हैं, 6 बार माफीनामा दीजिए। अरे मैं तो वो वाली सर पेंशन की बात कर रहा हूँ। 60 रुपया, आपको ब्रिटिश टाइम का 60 रुपया मतलब आज का करीब 6 लाख रुपया, मैं तो कह रहा आपको हूँ, मिल जाएगा। एक मैं केस का कह रहा 6 माफीनामा, यानी 6 6 दुना अरे 6। मैं महाराज कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने किया बीच में जो जिक्र किया था कि वही अभी वही अगर हम आपको। फ्रीडम फाइटर हैं तो अरे वही, फ्रीडम के बाद पेंशन मिलेगा। तो मैंने कहा जरा देख लीजिएगा आप मेरा और मैं 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 आपका। मैं सर मयूर भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं आप एक्चुअल फ्रीडम फाइटर बनने की? आप फ्रीडम फाइटर वीर वीर मयूर जानी के नाम से अभी पेंशन लेना शुरू कीजिए। वो नहीं हो हाँ, पा रहा है हमसे, वो हो नहीं पा रहा है तो हमसे। 6 6 3 गुना मिलेगा। 6 लाख इंटू 3, 3 केसेस है सर। 6 6 6 माफीनामा देने का और ले लेने का, पैसा लेके हर महीना घर जाइए। और सिर्फ इतना नहीं, आपका नाम मयूर जानी नहीं रहेगा, वीर मयूर जानी के नाम से आप जाने जाएंगे। आपका चरित्र खुद लिखेंगे, वीर भी आप खुद ही लगाएंगे। और ऊपर से आपके अनुयायियों को ये हमेशा
आपके गाने बजाने की और आपके स्मारक बनाने की इजाजत पूरे देश में रहेगी। कोई भी जमीन पसंद आए आपके अनुयायियों को तो वो खरीदने की जरूरत नहीं। वहां पर बस आप अतिक्रमण कर दो और आपका स्मारक बना दो। आप जिंदा है तो भी स्मारक, आप नहीं रहेंगे तब भी स्मारक। इतना कौन बुढ़ापे का इंतजार करता है सर? वो अंडमान में जो ओरिजिनल क्रांतिकारक थे ना, वो मर गए वहां सर। इंतजार नहीं करने का। आपको मैंने बोल दिया ना स्वतंत्रता सेनानी, तो अभी से हो गया। आप बस माफीनामा दे दीजिए। अब वही हमसे नहीं हो रहा है बस। बस कोशिश कीजिए, हो जाएगा सर। एक इसलिए मैंने काल्पना, कहा कि अब जब सर रिजीम काल्पनिक चेंज कथा, हो तब का सोचेंगे। नहीं नहीं, आप काल्पनिक कथाएं बनाइए अपनी। अच्छा। बचपन में आपने माता काली के सामने तलवार हाथ में लेके बोला था कि मैं 6 केसेस लड़ूंगा और जीतूंगा मातृभूमि के लिए। ये वो सब बनाइए, खुद ही लिख दीजिए। उसमें आपके अब आपके आपके चरित्र में हर पन्ने पे मातृभूमि आना चाहिए, राष्ट्र प्रथम आना चाहिए, और वंदे मातरम पूरा आपको रटने की जरूरत नहीं, आना ही नहीं चाहिए आपको। एक्चुअली सिर्फ वंदे मातरम ये इतना ही आना चाहिए। वंदे मातरम बस, खत्म। बाकी का खुद समझ लो बस। बाकी जय श्री राम सर। चलिए, भाई जो लोग कभी हमारे साथ जुड़े, ये अब आप क्या सोचते हैं इन सब बातों पर, और अपनी राय हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से दें। बाकी आप सबको हमेशा हम अपील करते हैं, आज भी करेंगे हम। और तो क्या कहें, बस यही है कि इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक हो सके उतना शेयर करें। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, मर्जी हो तो करें, ना मर्जी हो तो ना करें। और वैसे ही अगर आप चाहें तो आर्थिक योगदान दे सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी हो तो दें, या ना हो तो ना दें। और देखते रहें एन इवनिंग इन पेरिस। थैंक यू। गाना सुनिए साथ में। थैंक यू सर। राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। नमस्कार।